वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं, इंग्लिश का। ये सेकेंड लैंग्वेज वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और नोट और पेन लेकर बैठिए। जहां आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको राइट डाउन भी कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। One day Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Jhaveri Brothers for lifting precious gems। Precious का मतलब होता है कीमती और जेम का मतलब होता है रत्न। तो ये शब्दार्थ भी आप लोगों को दोस्तों लिखते जाना है। तो एक दिन प्रेम चोपड़ा 070 राम सिंह जो रॉबर्ट था उसको झवेरी ब्रदर ले गया कीमती रत्न चुराने के लिए। द पुलिस वॉज वेटिंग इन रेडीनेस and the computerized cameras capable of split seconds recording clicked him in the act। जो पुलिस थी उसका इंतजार कर रही थी और जो कंप्यूटराइज कैमरा थे जो स्प्लिट ऑफ सेकंड यानी माइक्रो सेकंड में रिकॉर्ड करने को तैयार थे, उसको पकड़ने के लिए तैयार थे। राम सिंह रोबोट वॉज कॉट बट प्रेम चोपड़ा फ्लेड एज सुन एज ही सो थ्रू द बाइनोकुलर्स टू पर्सन्स नोटिंग डाउन राम सिंह लाइसेंस नंबर प्रिंटेड ऑन हिज मेटालिक नेक। राम सिंह जो रॉबर्ट था उसको पकड़ा गया, लेकिन प्रेम चोपड़ा भाग गया। ये जो फ्ली का मतलब होता है भागना, इसका सेकंड फॉर्म होता है फ्लेड। वो भाग गया जब उसने देखा कि बाइनोकुलर यानी एक दूरबीन से कि दो व्यक्ति राम सिंह जो रॉबर्ट है उसका लाइसेंस नंबर देख रहे हैं। प्रेम चोपड़ा वाज अरेस्टेड फॉर हिम फ्रॉम हिज होम एज ऑनर ऑफ द राम सिंह 070 द थीफ। प्रेम चोपड़ा को अरेस्ट किया गया राम सिंह के मालिक के रूप में जो एक चोर था। ओके, सो ऑनर का मतलब होता है मालिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड प्रेम चोपड़ा गाइड राम सिंह 070 फॉर व्हाट। यानी प्रेम चोपड़ा राम सिंह 070 कहां ले गया, क्यों? तो प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह 070 टू झवेरी ब्रदर्स। क्यों ले गया? टू स्टील प्रेशियस जेम्स। स्टील यानी चोरी करना, कीमती रत्न चुराने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज प्रेम चोपड़ा अरेस्टेड। तो प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही वॉज द ओनर ऑफ राम सिंह 070 द थीफ। बराबर, यहां पे आपको थोड़ा सुधार करना लाइन वाली। प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज होम एज अ ओनर, ये भी आप लिख दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट पैरा है हमारा The angel shook his head slowly and said, "A mighty impossible task." एंजल का मतलब होता है फरिश्ता। फरिश्ते ने अपनी गर्दन हिलाई, बोले ये तो एक असंभव काम है। I suppose 6 pairs of hands? No way। 6 जोड़ी हाथ असंभव है। No, these hands are not a problem for me। ये हाथ मेरे लिए समस्या नहीं है। It is the 3 pairs of eyes that mothers have to have। समस्या मेरे लिए क्या है? 3 जोड़ी आंखें जो एक माता के पास होनी चाहिए। द लॉर्ड लुक पजल्ड, भगवान बहुत ही पजल दिखाई दे। सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ ए मदर। इसका मतलब आप माता का एक स्टैंडर्ड मॉडल बता रहे हैं। बट 3 पेयर ऑफ आईज, 3 जोड़ी आंखें, व्हाट फॉर, किस लिए? द एंजल गॉट इंटरेस्टेड, फरिश्ते को इंटरेस्ट होगा। 1 पेयर दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स, एक जोड़ी आंखें जो उसके बच्चे को बंद दरवाजे से देखती है। Another pair to look at the children and say I understand or I love you। एक जोड़ी आंखें जो कहती हैं कि मैं तुम्हें समझती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, विदाउट अटरिंग अ वर्ड। अटर का मतलब होता है टू स्पीक, एक भी शब्द बोले बिना। एंड द थर्ड पेयर टू सी ऑल सीक्रेट्स विदाउट ओपनिंग देम। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य। तीसरी जोड़ी आंखें होती है जो रहस्य को बिना उजागर किए देख लेती है। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट विल द सेकंड पेयर ऑफ आईज डू। दूसरी जोड़ी जो आंखें वो क्या करेंगी? तो द सेकंड पेयर ऑफ आईज विल लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड। देखो ये रहा अनदर पेयर, यानी जो सेकंड पेयर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड आई लव यू। ओके, देख के आप लिख सकते विदाउट अटरिंग अ वर्ड। व्हाट विल द थर्ड पेयर ऑफ आईज डू। तीसरी जोड़े आंखें क्या करेगी? तो यहां से लिख दिए द थर्ड पेयर ऑफ आईज यहां लिख देना, टू सी ऑल सीक्रेट्स थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम। तो यहां पे विल लिख देना, विल सी ऑल सीक्रेट्स विदाउट ओपनिंग देम, इस तरह से।
नेक्स्ट क्या है हमारा पैराग्राफ, incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. substance का मतलब होता है तत्व, glow का मतलब होता है चमकना। तो incandescent light प्रकाश कब उत्पन्न होता है, जब कोई तत्व को इतना गर्म किया जाए, हीट यानी गर्म करना, कि वो ग्लो करने लगे यानी कि चमकने लगे। हीट कॉजेस द सबस्टेंस टू बिकम हॉट एंड ग्लो। गर्मी कारण जो तत्व है गर्म हो जाता है और चमकने लगता है। इनिशियली इमिटिंग इंफ्रारेड देन रेड, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट लाइट्स एज बिकम्स इंक्रीजिंगली हॉटर। इनिशियली यानी शुरुआत में, एमिट यानी बाहर निकालना, तो शुरुआत में लाल रंग का इंफ्रारेड प्रकाश निकलता है, फिर लाल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, व्हाइट लाइट, और ये जब जैसे जैसे वो गर्म हो जाता है। When the temperature of firework is controlled, the glow of its metallic substances can be manipulated to be desired color at the proper time. और जब फायरवर्क के टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो मेटालिक, जो धात्विक तत्व है, उसको हम मन चाहे वैसा प्रकाश प्राप्त करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इनकैंडेसेंस लाइट प्रोड्यूस। तो देखो ये पहली लाइन लिख देनी, इनकैंडेसेंट लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड सो मच दैट इट बिगिंस टू ग्लो। बराबर, ये हम लिख सकते हैं, वैसे का वैसा ही लिखा, लिख दो, आंसर विल बी राइट। व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ फायरवर्क कंट्रोल। फायरवर्क का टेम्परेचर क्यों कंट्रोल किया जाता है, तो यहां पे लिखेगा, यहां से लिख दो, द टेम्परेचर ऑफ फायरवर्क इज कंट्रोल्ड और the glow of its metallic substance can be manipulated to be a desired color at the proper time। ऐसे वैसा आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। शुभांगी से हाउ डू दे ट्रैवल विदाउट एनी मैप। वे, मैप का मतलब होता है नक्शा, वे नक्शे के बिना कैसे ट्रैवल करती, यात्रा करती है। पक्षियों के बारे में पूछा गया। देवांगी से दे टेक हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देयर वे। वे सूर्य की मदद लेते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए। While they came, they travel in the early morning and during return migration they fly in the evening। जब वो आते हैं तो सुबह में यात्रा करते हैं, और जब माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है, इसका इंग्लिश में बता देता हूं, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, स्थानांतरण करना। ओके, शुभांगी, दे ऑल यूज द सेम पैटर्न फॉर माइग्रेशन। क्या वे स्थानांतरण करने के लिए एक ही प्रकार के पैटर्न का उपयोग करते हैं? देवांगी से ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई इन डिफरेंट पैटर्न्स। जो स्थानांतरण करने वाले पक्षी अलग अलग पैटर्न में उड़ते हैं। बर्ड्स लाइक क्रैंस, डक्स एंड गीज फ्लाई इन अ फॉर्मेशन ऑफ वी शेप। तो क्रैन है, बतख है, गीज, ये भी एक प्रकार की बतख होती है, और गूज इसका सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है गीज। ये वी शेप में उड़ते हैं, यानी पक्षी इस तरह से उड़ते हैं। पक्षियों की कतार आपने देखी होगी, अभी तो हम लोग शहर में रहते हैं, यहां तो सब गायब हो चुका है। तो पक्षियों की जो कतार है वो वी शेप में उड़ती है। इसका कारण क्या होता है, ये एरोडायनेमिक शेप है, तो इनको क्या हवा का दबाव इन पे इतना लगता नहीं है। Certain ducks, warblers and flycatchers travel in the group। कुछ बतख, वार्बलर्स पक्षी, फ्लाईकैचर्स ग्रुप में उड़ते हैं। तो क्वेश्चन इज हाउ डू द माइग्रेटरी बर्ड ट्रैवल विदाउट एनी मैप। तो द माइग्रेटरी बर्ड टेक्स हेल्प ऑफ द सन टू फाइंड देयर वे। सूर्य की मदद लेते हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए। इन विच पैटर्न डू क्रैंस एंड गीज फ्लाई। तो देखिए, डू आया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमारा आंसर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो क्रैंस एंड गीज फ्लाई इन वी शेप फॉर्मेशन, ये वी शेप में उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है, टेस्ट ऑफ ट्रू लव, उसमें से लिया गया है ये वाला पैराग्राफ। लेफ्टिनेंट ब्लैंडफोर्ड डिड नॉट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। लेफ्टिनेंट ब्लेडीफोर्ड बिल्कुल हिचकिचाया नहीं। हिज फिंगर्स हेल्ड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, उसके हाथ में थी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। ये पुस्तक थी जिसके आधार पे वो एक दूसरे को पहचानने वाले थे, मिस मैनेल और ब्लैंडफोर्ड। विच वॉज टू शो हु ही वॉज, ये बताने के लिए थी कि वो कौन था।
ही थॉट अबाउट देयर रिलेशनशिप, उसने उनकी रिलेशनशिप के बारे में सोचा। दिस वुड नॉट बी लव, ये प्रेम नहीं हो सकता। ही डिसाइडेड, इसने निश्चित किया, बट इट वुड बी समथिंग प्रेशियस, लेकिन एक कोई कीमती चीज होगी। इट वुड बी अ फ्रेंडशिप फॉर विच ही वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ये एक दोस्ती होगी जिसके लिए हमेशा ग्रेटफुल, एहसानमंद रहेगा। ओके, and now our question is what was Blandford holding in his hand, why? ब्लैंडफोर्ड के हाथ में क्या था और क्यों? तो ब्लैंडफोर्ड was holding the book of human bondage, किस लिए? टू शो who he was, बताने के लिए कि वो कौन था। What did Blandford decide about their relationship? तो देखिए ये वाला लिखा he thought about, तो ये thought के मतलब लिखा he decided about their relationship, this would not be love, he decided, but it would be something precious, it would be a friendship for which he would always be grateful। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्रामेटिकल जो एरर है उसको सुधार नहीं सकते, ग्रामेटिकल आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप इसमें से देख करके जरूरी चेंज हो वो करके आप लिखिए। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट यूजिंग द गिवन पॉइंट्स। दोस्तों मैं शॉर्ट नोट्स के लिए आपको एडवाइस करूंगा कि शॉर्ट नोट जो है वो आप लिख करके तैयार करिए। ओके, शॉर्ट नोट आपको लिखोगे, याद करोगे तो आपकी जो इंग्लिश भी सुधरेगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, बराबर। तो हमारा शॉर्ट नोट का टॉपिक है हेलन। हेलन के बारे में आप जानते होंगे, अ गिफ्टेड, अब यहां पे पॉइंट्स दिए गए, अ गिफ्टेड लर्नर। तो आई वुड सजेस्टेड यू कि आप लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स का यूज करके आप लिखोगे दोस्तों तो भी आपकी शॉर्ट नोट पूरी हो जाएगी। तो देखेंगे हेलन केलर कैसी थी, डेफ एंड ब्लाइंड। तो ऐसा लिखेंगे हेलन केलर वाज डेफ एंड ब्लाइंड, शी कुड नॉट स्पीक बट शी वाज अ गिफ्टेड लर्नर, बराबर। एंड यहां पे जैसे मिस सुलियन वाज अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड एंड शी वाज अपॉइंटेड टू टीच हेलन। थोड़ा सा आप अपने मन से एक दो वाक्य डालोगे तो आपकी शॉर्ट नोट पूरी हो जाएगी। स्पेल थ्रू फिंगर मूवमेंट्स, पहले क्या बताया कि हुआ था, उन्होंने वो जो टीचर आई थी मिस सुलिवन, उन्होंने उंगलियों से उसके हाथ पे लिखना शुरू किया। टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड लर्निंग देयर स्पेलिंग, फिर क्या करते थे, तो अलग अलग चीजों को छूती थी, उनकी स्पेलिंग को सीखती थी। स्पीक थ्रू मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन द थ्रोट, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन और थ्रोट का मतलब होता है गला। जो गले के कंपन से बाद में उसने सीखना शुरू किया था। पोएम एंड स्टोरीज, रेडक्लिफ कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था, वहां पे भी उसके सामने चैलेंजेस थी। फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट, ये दुनिया की पहली महिला थी जो डेफ और ब्लाइंड थी। डेफ यानी बहरा और ब्लाइंड यानी अंधा। डेफ यानी बहरा, ब्लाइंड यानी अंधा। सो मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूं तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग, जब वो बहुत ही छोटी थी तो बहरी और अंधी हो गई। सिंस शी वाज डेफ शी कुड नॉट स्पीक, वो बहरी थी इसलिए बोल नहीं सकती थी। वन डे हर पेरेंट्स फाउंड मिस सुलिवन अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। एक बार उनके पेरेंट्स को मिली मिस सुलिवन जो बहरे और अंधों की शिक्षिका थी। On the first day, Miss Sullivan gave Helen a doll and made some finger movements on her palm. palm यानी हथेली। पहले दिन मिस सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दी और उंगलियों से उसकी जो उंगलियों से उसकी हथेली पर कुछ मूवमेंट्स किए। हेलन सक्सीडेड इन इमिटेटिंग द मूवमेंट्स, सक्सीड यानी सफल होना, इमिटेट यानी नकल करना। हेलन वो जो मूवमेंट था उसका नकल करने में सफल हुई। Soon she learned to spell, वो स्पेल करना यानी लिखना सीख गई। शी लर्न टू टच ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेल देयर वर्ड्स ऑन हर पाम, उसने ऑब्जेक्ट्स को छूना और उसके शब्द को लिखना सीख गई थी। द सेकंड एज स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, जो दूसरा स्टेज था वो टच पर आधारित था, स्पर्श पर आधारित था। हेलन लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन हर थ्रोट, हेलन ने उसके ओठों के मूवमेंट और जो गले में वाइब्रेशन होता है उससे सीखा बोलना। हेलन ऑल्सो लर्न टू रीड एंड राइट विद ब्रेल एज वेल एज ऑर्डिनरी टाइपराइटर, हेलन ने ब्रेल और ऑर्डिनरी टाइपराइटर से भी टाइप करना सीखा। शी रॉट पोएम्स एंड स्टोरीज,
वो कविता और कहानियां लिखा करती थी। When she joined the Redcliffe College, she knew there were difficulties in her way, but she was eager to overcome them. जब वो रेडक्लिफ कॉलेज में गई तो उसे पता चला कि उसके रास्ते में मुसीबतें हैं, लेकिन वो उनको पार करने के लिए उत्सुक थी। ईगर यानी उत्सुक। The lectures were spelled into her palms as rapidly as possible. रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तेज। उसके हाथ पर यानी कि जो हथेलियों पर जो लेक्चर थे उसको स्पेल किया जाता था। शी वुड नोट डाउन वॉट एवर शी रिमेंबर्ड व्हेन आई वेंट बैक टू होम। और जब भी मैं वापस जाती तो मुझे जो भी याद होता उसको नोट डाउन कर लेती। हेलन अपनी कहानी लिख रही है। शी वाज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट, और वो पहली ब्लाइंड पर्सन थी जिसने ग्रेजुएशन किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर मंसूरी's व्यू ऑन इंप्रूविंग रिटेंशन। रिटेंशन यानी दोहराना, याद करना। तो हाउ टू इंप्रूव रिटेंशन इज ए प्रॉब्लम फेस्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। यानी सही समय पर उत्तर याद करना ये ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मंसूरी देयर इज नो फिक्स मेथड ऑफ इंप्रूविंग रिटेंशन। डॉक्टर मंसूरी के अनुसार रिटेंशन को सुधारने का, इंप्रूव का मतलब होता है सुधारना, कोई फिक्स मेथड नहीं है। बट अ स्टूडेंट मस्ट आइडेंटिफाई द वे इन विच ही और सी लर्न्स। लेकिन स्टूडेंट को तरीका ढूंढना चाहिए जिसमें वो सीखता है या सीखती है। देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है। क्या क्या है? लिसनिंग, राइटिंग, ड्राइंग, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, डिस्कशन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एटसेट्रा। ये सभी तरीके हैं। और स्टूडेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई विच स्टाइल सूट्स हिम और हर द बेस्ट फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट। एक विद्यार्थी को पहचानना चाहिए कि अलग अलग सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसका बेस्ट तरीका क्या है। एडॉप्टिंग मोर देन वन स्टाइल ऑफ लर्निंग हेल्प्स टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन। एक से ज्यादा स्टाइल को हम जब एडॉप्ट कर लेते हैं तो हमको लंबे समय तक वो चीज है वो याद रहती है। दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग रिटेंशन। वो याद करने में हमारी मदद करता है। ब्रेन टॉनिक्स डू नॉट वर्क। आपने देखियो कि टी वगैरह में ऐड आती है कि ये सिरप पियो, ये दवा पियो, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। याददाश्त सबकी एक समान होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू यूज इट। हमने हमारी दूसरी चैनल है हमारी सफलता वीडियोस, उसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। इसमें मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। राइट वेदर सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। द गवर्नमेंट फंडेड 21 लाख रुपीज टू बिल्ड अ न्यू रेलवे स्टेशन। गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए दिए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। गलत बात है। ये हमारा जो अगेंस्ट द ओड वाला जो पार्ट है पहले नंबर का, उसमें से लिया गया है। इसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के पास तो पैसे थे ही नहीं, तो रेलवे स्टेशन बनाए नहीं, फिर गांव वालों ने अपने पैसों से बनाया था। अरुण's टीचर टॉट हिम ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। अरुण के शिक्षक ने उसे विनम्रता सिखाई। When the असुर्स, तो ये सत्य है। When the असुर्स killed Kach the third time, they mixed his ashes with the divine wine that शुक्राचार्य drank. ऐस का मतलब होता है राख। तो जब असुरों ने तीसरी बार कच्छ को मारा तो उन्होंने उसकी जो राख थी इस डेड बॉडी की, उसको उस शराब में मिला दिया जो शुक्राचार्य पीते थे। तो ये सही है। मैनिल गेव हर फोटोग्राफ टू ब्लैंडफोर्ड। ये जो टेस्ट ऑफ ट्रू लव में से है कि मैनिल ने ब्लैंडफोर्ड को फोटोग्राफ दे दिया था। गलत है दोस्तों। ब्लैंडफोर्ड ने उससे मांगा था लेकिन मैनिल ने उसे फोटोग्राफ नहीं दिया था। अब ये सेक्शन बी देख रहे हैं हम। दिस सॉन्ग ऑफ माइंड विल विंड इट्स म्यूजिक अराउंड यू माई चाइल्ड। ये जो मेरा गीत है ये तुम्हारे आजू बाजू मंडराएगा। लाइक द फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, जिस तरह से प्रेम की भुजाएं होती हैं। दिस सॉन्ग ऑफ माइंड विल टच योर फोरहेड। फोरहेड यानी कपाल। ये मेरा जो गीत है तुम्हारे कपाल को स्पर्श करेगा। लाइक ए किस ऑफ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, एक आशीर्वाद के चुंबन की तरह। When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. जब तुम अकेले होगे तब ये तुम्हारे साइड में बैठ करके तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगा। When you are in the crowd, it will fence you about with aloofness. और जब तुम भीड़ में होगे तो तुमको ये अलोफनेस यानी अकेलापन से फेंसिंग करेगा, बचाएगा। ओके।
सो अवर क्वेश्चन, व्हाट विल द सॉन्ग डू व्हेन द चाइल्ड इज इन द क्राउड? जब बच्चा क्राउड में तो क्या करेगा? तो व्हेन द चाइल्ड इज इन द क्राउड द सॉन्ग विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड। अथवा ये लिखिए, यहां से ये लिख दीजिए, इट विल फैंस यू के बदले हिम अबाउट विथ अलोकनेस। ये लिख दो तो भी आपको आंसर मिलेंगे। When the child is alone, the song will whisper in his ear, true or false. जब बच्चा अकेला होगा तो जो गीत है उसके कानों में बुदबुदाए, सही है गलत? ये सही है। Which word in the poem means to speak softly? Softly यानी धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना, तो शब्द है हमारा whisper। नेक्स्ट है, इसमें हमको पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देना है। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज इंपॉर्टेंट। समिट का मतलब होता है शिखर। जब तुम समिट से चारों ओर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है, तुम अपने आप से कहते हो कि यह महत्वपूर्ण था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। दूसरे जो चांदी जैसे जो शिखर होते हैं, ये हिमालय पे चढ़ाई के बाद की कहानी है दोस्तों, जो लेखक ने लिखी है। ये दूसरे शिखर भी बादलों में से तुमको दिखाई देते हैं। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। अगर आप भाग्यशाली हो तो आपको उनके ऊपर सूर्य भी दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। जो आजू बाजू के जो शिखर हैं तुम्हारे लिए एक ज्वेल्ड, यानी ज्वेल का मतलब होता है रत्न, रत्नों के हार की तरह दिखाई देंगे। बिलो यू सी अ वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। नीचे तुम्हें एक बड़ी सी विशाल खाई दिखाई देगी। वैली यानी खाई, खाड़ी। स्लोप का मतलब होता है ढाल, जो आगे चल के ढाल में ढलती हुई सी दिखाई देगी। इट इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टू लुक डाउन फ्रॉम योर समिट। अपने शिखर से नीचे देखना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। यू बाउ डाउन टू द गॉड। आप ईश्वर को प्रणाम करते हो। बाउ डाउन यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना। द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट चेंज यू कंप्लीटली। शिखर पर चढ़ने का जो अनुभव है आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट इन योर ऑन माइंड। तुम्हारे दिमाग में भी एक शिखर है। यू मस्ट क्लाइंब इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें उस पर भी चढ़ना चाहिए, अपने स्वयं के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। द इनर समिट इज फियरफुल एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो हमारा आंतरिक शिखर है मनुष्य के जीव अंदर का, ये बहुत ही फियरफुल है, डरावना है, और इसको समझना बहुत ही कठिन है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। एल्स यानी अन्य, दूसरा कोई उस पर अन्य व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। तुम्हें स्वयं करना होगा। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम। दोनों जो चढ़ाई है उनका प्रभाव एक जैसा रहता है। दे टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ। वे तुम्हें दुनिया और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। द इंटरनल समिट्स आर हायर देन एवरेज। जो आंतरिक शिखर हैं एवरेज से भी ऊंचे हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आपको यहां पे एक सजेशन दूंगा कि जब भी इस तरह का कंप्रीहेंशन आवे, पैराग्राफ को देख के उत्तर लिखना हो, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। तो प्रश्न पढ़ने से आपको आइडिया है कि भाई मुझको रुकना कहां है। ओके, तो प्रश्न पढ़िए, उत्तर लिखिए। What do you feel when you look down from the summit? जब आप शिखर से नीचे देखते हो तो आपको क्या महसूस होता है? तो when you look down from the summit, it is a thrilling experience, and you feel you are bowing down to the God. एक रोमांचक अनुभव होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो। What changes you completely? The experience of climbing the summit, शिखर पर जो चढ़ने का अनुभव है, चेंज यू कंप्लीटली, पूरी तरह से बदल देता है। Why must we climb the summit of our mind? हमें अपने दिमाग के शिखर पर क्यों चढ़ाई करनी चाहिए? तो we must climb the summit of our mind to reach a fuller knowledge of ourselves. अपना स्वयं का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। What does the author say about the inner summit? जो आंतरिक शिखर है उसके बारे में लेखक क्या कहता है? The inner summit is fearful and hard to understand. जो हमारा आंतरिक शिखर है ये डरावना है और समझने के लिए कठिन है। हार्ड यानी कठिन। What are the effects of both the climbs? दोनों जो चढ़ाई उनका क्या प्रभाव है? The effects of both the climbs are same. दोनों के प्रभाव एक जैसे रहते हैं। They teach you much about the world and yourself. वे तुम्हें दुनिया और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो डेटा है इसको स्टडी करके आपको उत्तर लिखना है। ये क्या है? एयर कंडीशन के सेल का डेटा है।
जनवरी में कितने बिचे? 100 बिचे, फरवरी में 150, मार्च में 175, अप्रैल में 200 और मई में 300। तो द ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ मंथ्स, कितने महीनों की सेल बता रहा है? 1 2 3 4 5 मंथ्स। इन विच मंथ इज द सेल हाईएस्ट? सबसे हाईएस्ट सेल कब हुई है? मई में। तो द सेल इज हाईएस्ट इन मे मंथ। हाउ मेनी यूनिट्स वेर सोल्ड इन फेब्रुआरी? फेब्रुआरी में कितने यूनिट्स बेचे गए थे? तो 150। तो देखो हाउ मेनी की जगह क्या कर दो? 150 लिख के पूरा वाक्य उतार दो। इन विच मंथ वेयर 200 यूनिट सोल्ड? किस महीने में 200 यूनिट बेचे गए थे? तो देखो यहां पे किस में बेचे गए थे? अप्रैल में। तो 200 यूनिट्स वेयर सोल्ड इन अप्रैल मंथ। इन विच सेल इज द सेल लोएस्ट? सबसे कम सेल कब थी? इन जनवरी। क्यों भाई? जनवरी ठंडी होती है जनवरी में, तो कौन खरीदेगा इसी? ओके। अब नेक्स्ट है रीड द इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चंस। नितिन, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग? नितिन कहता है कि आज शाम हम क्या करेंगे? अजय से लेट्स वॉच द हॉकी मैच ऑन द यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स। चलो हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स पर मैच देखेंगे। और नितिन से नो आई डोंट लाइक क्राउड्स, नहीं मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती। अजय से देन व्हाट शैल वी डू, फिर हम क्या करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? नितिन से लेट्स गो फॉर अ वॉक, हम चलो वॉक पर। अजय से यस दैट्स टू गुड आइडिया, ये भी एक अच्छा आइडिया। नितिन वेयर शैल वी गो फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए कहां जाएंगे? अजय से लेट्स गो टू द सरदार पार्क, चलो हम सरदार पार्क में चलते हैं। नितिन सेज नो लेट्स गो टू द सी शोर एंड, चलो हम सी शोर एंड समुद्र के किनारे चलते हैं। अजय एंड वॉक इन द सैंड्स, और सैंड यानी रेत में चलते हैं। सैंड का मतलब होता है रेत। नितिन सेज ग्रेट वी विल हैव, देखिए ये वी के बाद ये है, इसको आप विल भी बोल सकते हैं, वी विल और वी शैल, जो भी आप बोलना चाहो, हमें काफी मजा आएगा। वॉट डज अजय प्रपोज, हमारा पहला प्रश्न है कि अजय क्या प्रपोज करता है? प्रपोज यानी प्रस्ताव देना। तो अजय प्रपोज टू वॉच द हॉकी मैच ऑन यूनिवर्सिटी ग्राउंड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर मैच, हॉकी मैच देखने का प्रपोज करता है। हु डज नॉट लाइक क्राउड्स, भीड़ किसको अच्छी नहीं लगती है? तो नितिन डज नॉट लाइक क्राउड्स, नितिन को भीड़ अच्छी नहीं लगती। वेयर डज अजय वांट टू गो फॉर ए वॉक, अजय वॉक के लिए कहां जाना चाहता है? तो अजय वांट्स टू गो टू द सरदार पार्क फॉर ए वॉक, वो सरदार पार्क जाना चाहता है। वेयर विल अजय एंड नितिन फाइनली गो, अजय और नितिन फाइनली कहां जाएंगे? तो अजय एंड नितिन फाइनली गो टू द सी शोर, ये समुद्र के किनारे जाएंगे। अब यहां आपको मैचिंग करना है दोस्तों। द गार्ड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो देखो इसका मतलब समझिए, गार्ड जो था गेट पर खड़ा हो गया। तो यहां पे हम क्या बता रहे? प्लेस, तो स्पेसिफाइंग लोकेशन, लोकेशन यानी स्थान, प्लेस। महेश हैज बीन लिविंग गुजरात सिंस 2010, तो ये याद रखना, सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें समय क्रिया कब शुरू हुई वो बताता है। एंड फोर शोज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये चीजें याद रखना। देखिए यहां पे सिंस आया, तो सिंस के लिए क्या आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। ओपन द बोतल एंड पोर द जूस इनटू इट, पोर यानी उड़ेलना, बोतल खोलो और जूस को उसमें उड़ेलो। यहां क्या बता रहे हैं? प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं भाई, किसी को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो ये आएगा डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट है कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो दोस्तों ये इससे पहले वाला भी जो प्रश्न था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन था, ये वाला प्रश्न भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। मैंने इस पे अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, मैं लिंक उसकी शेयर करूंगा, यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ओके, फादर व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, तो मदर से ड्यूरेशन ऑफ टाइम आया, हमको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से लिखना है। तो ड्यूरेशन में क्या आता है दोस्तों? फॉर आएगा, देख लिए। तो फॉर वाला क्या है? दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर नाउ, तो ये फॉर आ गया। तो छोटी छोटी सी चीज है, दिमाग में रखोगे ताऊ आपको याद रहेगा। फादर वोटा, ये तो आ गया फ्रेंड्स, दोबारा आ गया था। देखिए नेक्स्ट, डू यू हैव एनी स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन,
इंक्वायरी एज नेचर, ये हमारा आंसर है। प्रश्न था यस सर आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। अब ये शॉपकीपर मुझको ये बात कब कहेगा, जब मैंने उससे प्रश्न पूछा हो किसके बारे में, बुक किड्स की बुक्स के बारे में। तो यहां पे क्या आएगा प्रश्नवाचक वाक्य, डू यू हैव एनी स्टोरी बुक फॉर चिल्ड्रन। इंक्वायरी एज नेचर यानी आप जहां पे आप एक प्रश्न पूछते हो, पूजा व्हाट इज दैट, तो यहां पे क्या करना है, डिस्क्राइबिंग प्लेस, प्लेस यानी स्थान का वर्णन करना है। तो इट आई लाइक दिस फोर्ट, ये तो सूट नहीं हो रहा है। इट हैज बीन हियर फॉर, ये भी नहीं है। इट इज अ फोर्ट, ये नहीं। और डिस्क्राइब करना यानी उसकी क्वालिटी बतानी चाहिए। तो ये देखिए वाला हमारा ट्रू आंसर है। दैट इज रायगढ़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट विच वॉज बिल्ट बाय शिवाजी। ये रायगढ़ है एक शक्तिशाली किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। अब दोस्तों देखिए ये कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फंक्शन गिवन इन द नो, ये भी देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन आ गया। इसका वेटेज 10 मार्क्स है, तो मिस मत करना। मैं लिंक में शेयर करूंगा इसकी, इस पर्टिकुलर टॉपिक की, यू मस्ट वॉच इट। आवर क्लासेस स्पेसिफिक टाइम, तो आवर क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 22 नवंबर, कुछ भी लिख सकते हो। आवर क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, इस तरह भी लिखो तो भी राइट है। किरण डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन यानी प्रक्रिया का वर्णन करना है, तो क्या होगा, किरण यूजुअली स्टडीज इन द मॉर्निंग, किरण सामान्यतः मॉर्निंग में पढ़ती है। अथवा किरण यूजुअली रीड्स स्टोरी बुक इन द इवनिंग, अथवा किरण यूजुअली वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, कुछ भी लिखो, इट इज ऑल्सो राइट। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। द बैग डिस्क्राइबिंग थिंग, वस्तु का वर्णन करना है। द बैग विद ए ब्लू स्ट्रिप बिलोंग्स टू मी, यानी जो ब्लू स्ट्रिप वाला जो बैग है मुझको बिलोंग करता है, यानी मेरा है। तो दोस्तों यहां पे मैंने आधा पेपर पूरा किया है, ये आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो इसको जो सब्सक्रिप्शन है इसको मैक्सिमम कीजिए, क्योंकि तभी मुझे मजा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल, भी मैं इसी तरह रखूंगा, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।